इतिहास का दूसरा पाठ यूरोप और भारत, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थात यूरोप महाद्वीप में होने वाली घटनाओं का भारत देश में क्या प्रभाव पड़ रहा था, इस पर आधारित ऐतिहासिक घटनाएं हम आज इस पाठ में जानेंगे। तो देखिए, आधुनिक कालखंड में यूरोप में घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियों अर्थात घटनाओं का परिणाम भारत में दिखाई देता था। अर्थात भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसमें यूरोप महाद्वीप में भी जो घटनाएं घटित होती थी उसका प्रभाव भारत में पड़ता था। अतः आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते समय यूरोप में घटित घटनाओं का भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय हमें यूरोप में घटित होने वाली घटनाओं के भी इतिहास का अध्ययन करना यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुनर्जागरण युग। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ होता है नए आविष्कार, नए विचार। ये पुनर्जागरण का युग कब से कब तक है? तो पुनर्जागरण का युग जो है वो यूरोपीय इतिहास में मध्य युग का अंतिम चरण अर्थात ईस्वी सन 1300 शताब्दी से लेकर 1600 शताब्दी के बीच की ये शताब्दियाँ हैं। ये शताब्दियाँ पुनर्जागरण के रूप में जानी जाती हैं। अर्थात 13 शताब्दी से लेकर 16 शताब्दी के बीच की जो शताब्दी है उसे हम पुनर्जागरण युग के रूप में जानते हैं। इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसे घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई। अतः इस युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। हम इस युग को पुनर्जागरण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इस समय पुनर्जागरण हुआ था अर्थात लोगों के अंदर नए नए विचार आए थे, धार्मिक कुछ सुधार हुए थे और भौगोलिक खोज भी इसी युग में हुए थे। अब हम जानेंगे पुनर्जागरण युग में यूरोप की कलाओं, स्थापत्य और दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में ग्रीक अर्थात यूनानी और रोमन परंपराएं पुनर्जीवित हुई। पुनर्जीवित होना यानी फिर से जिंदा होना। इसके द्वारा सर्वांगीण प्रगति होने में प्रेरणा मिली। लोगों की प्रगति होने लगी और वो भी कैसी? सर्वांगीण अर्थात सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में होने वाला विकास। पुनर्जागरण युग में मानवता को महत्व प्राप्त हुआ। मनुष्य की ओर देखने के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, लियोनार्दो दा विंसी। ये चित्र है लियोनार्दो दा विंसी के। पुनर्जागरण युग का सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व इन्हें माना जाता है। वे अनेक कलाओं, अनेक शास्त्रों में पारंगत थे, चाहे वो शिल्प कला हो, स्थापत्य कला हो, गणित हो, अभियांत्रिकी हो, संगीत हो, खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर इनका असाधारण अधिकार था। असाधारण अधिकार अर्थात ये बहुत ही ज्ञानी थे, परंतु वह चित्रकार के रूप में विश्वविख्यात हुए। उनकी मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रकृतियाँ कालजयी बनी अर्थात आज तक लोग उन चित्रों को याद करते हैं। धर्म के बदले सभी विचारों का केंद्र बिंदु मनुष्य बना। पहले सभी चीज़ों को धर्म से जोड़कर देखा जाता था, परंतु पुनर्जागरण युग में मनुष्यों को केंद्र बिंदु में रखा गया अर्थात मनुष्य पर भी ध्यान दिया जाने लगा। पुनर्जागरण आंदोलन ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को व्याप्त किया, चाहे वो ज्ञान, विज्ञान तथा विभिन्न कलाओं के क्षेत्रों में हम पुनर्जागरण आंदोलन को देख सकते हैं। पुनर्जागरण युग की कलाओं और साहित्य में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाने लगा। अर्थात पुनर्जागरण युग में जो भी साहित्य, जो भी किताबें लिखी जाती थी या जो भी कला होते थे, चाहे वो चित्रकला हो, शिल्प कला हो, नृत्य कला हो, संगीत हो, सब में मानव की जो भावनाएं होती हैं उसे व्यक्त किया जाने लगा। इसके पहले चित्र जो बनते थे वो देवताओं पर बनते थे, जो भी किताबें लिखी जाती थी वो देवताओं पर लिखी जाती थी। अर्थात सभी चीज़ें जो होती थी वो धर्म से संबंधित होती थी, परंतु पुनर्जागरण युग में मनुष्यों को प्रथम स्थान दिया जाने लगा। प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा जिससे लोग समझ सकेंगे, अर्थात कि उस प्रदेश की जो भाषा थी उस भाषा में उसे लिखा जाने लगा जो जन सामान्य को समझ में आ सके। लगभग 150 ईस्वी में जर्मन के जोहान्स गुटेनबर्ग ने
छपाई यंत्र का आविष्कार किया। छपाई यंत्र का आविष्कार हुआ जर्मनी में जोहान्स के गुटेनबर्ग में। छपाई यंत्र का आविष्कार होने से नए विचार, नई संकल्पनाएं और ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों तक होने लगा। छपाई आविष्कार होने का फ़ायदा ये हुआ कि जो भी किताबें थी वो जल्दी जल्दी छपने लगी और हर लोगों तक पहुंचने लगी। अब दूसरा जो है वो है धार्मिक सुधार आंदोलन। स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाओं की कड़ी आलोचना की। अर्थात जो लोग विवेकशील थे, जागरूक थे, स्वतंत्र बुद्धि के थे, उन लोगों ने रोमन कैथोलिक चर्चों की जो पारंपरिक धार्मिक उनकी जो संकल्पनाएं थी उसकी आलोचना करी। ईसाई धर्मगुरु लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन हुआ उसे हम धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्धि प्रवणता को महत्व प्राप्त हुआ। अर्थात जो भी धर्मगुरु होते थे वे अपनी बातों में लोगों को उलझाकर, डराकर उन्हें रखते थे। अर्थात उन्हें वो कहते थे कि यदि आप मंदिर में जाके इतने पैसे नहीं दान करोगे तो आपको ये पाप लग जाएगा, आपको ये तकलीफ हो जाएगी। लेकिन बाद में लोगों ने ये समझा कि हम भगवान की पूजा हम उनसे डर कर नहीं करते, हम भगवान की पूजा उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए करते हैं। तो जब लोगों को ये समझ में आया कि ये सभी चीज़ें सिर्फ एक कर्मकांड के रूप में हैं तो लोगों में फिर नया विचार उत्पन्न हुआ। अगला देखते हैं हम भौगोलिक खोज। 153 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने बाईजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी अर्थात कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल को जीत लिया। इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे। तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिए। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले मार्गों की खोज की आवश्यकता अनुभव होने लगी। हमारा भारत देश भी एशिया महाद्वीप में आता है। इसी से भौगोलिक खोजों का नया युग प्रारंभ हुआ। इस्तांबुल इस राज्य को तुर्कियों ने जीता, जिसके कारण एशिया और यूरोप के बीच का जो एक व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो गया। तब सब लोगों को एशिया की तरफ आने के लिए, एशिया महाद्वीप में आने के लिए उन्हें फिर से मार्गों की ढूंढने की आवश्यकता हुई। इससे भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ। अब हम इसे समझेंगे कि भौगोलिक खोज कब क्या है। 15वीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविक भारत की ओर जाने वाले जलमार्ग की खोज करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। भारत की खोज करनी थी यूरोपीय देशों को, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत यह एक सोने की चिड़िया है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा व्यापारिक बाजार तैयार किया जा सकता है। तो जितने भी समुद्री नाविक थे, समुद्र के रास्ते उन्होंने भारत को खोजना शुरू किया। 17 ईस्वी में भारत की खोज के लिए पुर्तगाली नाविक थे, उनका नाम था बार्थोलोम्यू डायस, चल पड़ा, परंतु वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक अर्थात केप ऑफ गुड होप तक पहुंच पाया। 192 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम की दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में वह अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचा। और 198 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा कर भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदरगाह पर आ पहुंचा। अर्थात भारत की खोज किसने की? पुर्तगाली नाविक थे, जो उनका नाम था वास्को द गामा। अब हम देखेंगे यूरोप में वैचारिक क्रांति। पुनर्जागरण युग में जो परिवर्तन आए उनके फलस्वरूप यूरोप की यात्रा मध्य युग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुई। इसी कालखंड में यूरोप में वैचारिक क्रांति अर्थात विचारों में आने वाली क्रांति, अर्थात विचारों नए नए विचार आना। पूर्ववर्ती अज्ञान और अंधश्रद्धा में से समाज मुक्त होने लगा। अर्थात लोगों में की जो अज्ञानता थी और जो लोगों की अंधश्रद्धा थी उससे धीरे धीरे लोग मुक्त होने लगे। प्रस्थापित रूढ़ियों और मान्यताओं तथा घटित घटनाओं की ओर वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इस समग्र परिवर्तन को वैचारिक क्रांति कहा
जाता है, अर्थात जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे के जो वैज्ञानिक कारण थे या जो भी विश्लेषण था उस पर लोग ध्यान देने लगे। इस वैचारिक क्रांति द्वारा यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं आविष्कार को प्रोत्साहन मिला, अर्थात वैज्ञानिक खोज होने लगी। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्रों में क्या क्रांति आई। आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में यूरोप में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। 11वीं तथा 19वीं शताब्दी में कई क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई, अतः यह युग क्रांति युग के रूप में जाना जाता है। इस कालखंड में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ, कैबिनेट प्रणाली के स्वरूप में बदलाव आया। 169 ईस्वी के बिल ऑफ राइट्स के कारण राजा के अधिकार संकुचित हुए और संसद की संप्रभुता स्थापित हुई, अर्थात पहले सिर्फ राजा को ही अधिक अधिकार हुआ करते थे, परंतु वैचारिक क्रांति आने के कारण लोकतंत्र अर्थात लोकतंत्र का अर्थात होता है जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला जो सरकार जो तैयार की जाती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। यूरोप में जो क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हुई उनकी पृष्ठभूमि में अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का भी विचार करना आवश्यक होगा। अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के पश्चात यूरोप के देशों का ध्यान इस महाद्वीप की ओर आकृष्ट हुआ। साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्वीप के विविध प्रदेशों को अपने नियंत्रण में कर वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। मतलब जिस तरह से भारत पर अलग अलग देशों ने अपना कब्जा करके रखा था, वही हाल अमेरिका का भी था। प्रारंभ में इंग्लैंड का इन उपनिवेशों पर कहने के लिए वर्चस्व था, परंतु कालांतर में इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका के इन उपनिवेशों पर कठोर बंधन और कर लादने प्रारंभ किए। अमेरिका ने इन उपनिवेशों में रहने वाली स्वतंत्रता प्रिय जनता ने इसका विरोध किया, अर्थात कि ज़्यादा कर लिए जाने लगे और अलग अलग तरह के नियम बनाए जाने लगे, जिससे अमेरिका में रहने वाली जो जनता थी उसने उनका विरोध किया। इंग्लैंड ने उपनिवेशों के विरोध को कुचलने के लिए उपनिवेशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अमेरिका के इन उपनिवेशवादियों ने जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में सैन्य का गठन कर प्रतिकार किया। अंततः उपनिवेशों की सेना की विजय हुई, अर्थात इन लोगों ने युद्ध लड़ा ब्रिटेन के साथ, जिसके कारण फिर ये इनकी जीत हुई और यह घटना अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध के रूप में जानी जाती है। इसी में से एक नया देश संयुक्त राज्य अमेरिका संघराज्य का उदय हुआ, जिसमें शासन प्रणाली, लिखित संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान दिया गया। अब हम देखेंगे कि फ्रांस की राज्य क्रांति, अर्थात फ्रांस इस देश में क्या घटना घटी। 189 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने निरंकुश और अन्यायकारी राजतंत्र और रियासतदारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, अर्थात फ्रांस की जो जनता थी उन्होंने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र अर्थात फिर से यहाँ पर जनता। यह घटना फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में जानी जाती है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल्य की देन दी। स्वतंत्रता अर्थात हर व्यक्ति स्वतंत्र है, समता अर्थात समानता, बंधुता अर्थात भाईचारा। विश्व के इतिहास में जो राजनीतिक क्रांतियां हुई उनमें अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध और फ्रांस की राज्य क्रांति को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। मतलब 18वीं शताब्दी के लगने से पहले ही यूरोप देशों में औद्योगिक क्षेत्र अर्थात व्यापार, उद्योग धंधे, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पहला क्या हुआ, वाष्प शक्ति पर चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन होने लगा, यानी भाप की शक्ति से जो मशीनें चलती थी उससे अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ने लगा। छोटे घरेलू उद्योग धंधों के स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया है, अर्थात बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे। हथकरघा के स्थान पर बिजली करघा का उपयोग प्रारंभ हुआ। हथकरघा का उपयोग किया जाता था कपड़े बुनने के लिए, उसकी जगह पर बिजली से चलने वाले करघे आ गए, जिस रेल और जल यानों जैसे यातायात के नए साधन आए। यंत्र युग का अवतरण हुआ और इसी को औद्योगिक क्रांति
कहते हैं। यंत्र युग अर्थात मशीनें आई, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। इसके पश्चात वह धीरे धीरे पश्चिमी विश्व में फैलती गई और इस समय इंग्लैंड औद्योगिक रूप में इतना संपन्न हुआ कि इंग्लैंड का वर्णन विश्व का कारखाना के रूप में किया जाने लगा। अब देखेंगे कि पूंजीवाद का उदय। नए समुद्री मार्गों की खोज हुई और इसके पश्चात यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के देशों के बीच व्यापार का नया युग प्रारंभ हुआ। समुद्री मार्ग से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आगे आए, परंतु अकेले एक व्यापारी के लिए जहाज द्वारा विदेश में माल भेजना संभव नहीं था। फलस्वरूप अनेक व्यापारियों ने इकट्ठे आकर व्यापार करना प्रारंभ किया। इसी में से समभाग पूंजी वाली कई व्यापारी कंपनियों का उदय हुआ। पूर्वी देशों के साथ चल रहा यह व्यापार लाभदायी था। इस व्यापार द्वारा देशों की आर्थिक संपन्नता बढ़ रही थी। परिणामतः यूरोप के शासन व्यापारी कंपनियों को सैनिकी संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएं देने लगे। अर्थात ये जो व्यापारी थे इनके द्वारा देश को फायदा होने लगा, तो इन्हें सैनिक संरक्षण भी मिलने लगा। इस व्यापार के फलस्वरूप यूरोपीय देशों के धन संचय में वृद्धि होने लगी। अतः जो यूरोपीय देश थे उनके पास अधिक से अधिक पैसे आने लगे और इस धन संपत्ति का उपयोग पूंजी के रूप में व्यापार और उद्योग धंधों में किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हो गया। अब हम देखेंगे उपनिवेशवाद क्या है। किसी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाने को उपनिवेश स्थापित करना कहते हैं। जैसे कि अभी अंग्रेजों को ही ले लीजिए, वे हमारे भारत देश में व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन्होंने किसी एक शहर में व्यापार अपना शुरू किया और फिर वहीं पर वो रहने लगे और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर अपना पूरा कब्जा कर लिया। इसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। किसी आर्थिक सैनिक दृष्टि से बलशाली देश का अपनी सामर्थ्य के बल पर किसी भूप्रदेश को व्याप्त कर उस भूप्रदेश पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। यूरोपीय देशों की इसी उपनिवेशवादी मानसिकता में से साम्राज्यवाद का भी उदय हुआ। अब हम जानेंगे कि पहले तो ये छोटे क्षेत्र को अपने कब्जे में करते थे। अब साम्राज्यवाद क्या होता है? विकसित राष्ट्रों द्वारा अविकसित राष्ट्रों पर अपना समग्र वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नए उपनिवेश स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। अर्थात ऐसे देश जो बहुत ही संपन्न हैं, वे दूसरे देशों पर अपना कब्जा करते हैं। पहले व्यापार करने जाते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पर अपना पूरा कब्जा कर लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर से क्यों न हो। इसे कहते हैं साम्राज्यवाद। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों की इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के शिकार बन चुके हैं। उदाहरण के लिए हमारा भारत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्यवाद। भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सत्ताओं के बीच कांटे की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। अर्थात यूरोप के जितने भी देश थे वे सभी भारत देश पर अपना कब्जा करके यहाँ पर अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए की। इस कंपनी ने जहांगीर बादशाह से अनुमति प्राप्त करके सूरत में गोदाम की स्थापना की और इस कंपनी द्वारा भारत का इंग्लैंड के व्यापार चलता था। अब देखेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का संघर्ष। भारत में चल रही व्यापारिक होड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इस प्रतिद्वंदिता के चलते मतलब कंपटीशन था उन लोगों के बीच में। इस प्रतिद्वंदिता के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। ये युद्ध कर्नाटक युद्ध के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मुख कोई भी प्रबल यूरोपीय प्रतिस्पर्धी नहीं बचा। अब हम देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की नींव रखी गई। बंगाल प्रांत भारत का अत्यंत समृद्ध संपन्न प्रांत था। सन 1756 में सिराज उद्दौला बंगाल नवाब के पद पर आसीन हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासक से बंगाल प्रांत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी और ये अधिकारी उन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजों ने नवाब से अनुमति प्राप्त किए बिना
कोलकाता में अपने गोदाम के चारों ओर बाड़ खड़ी कर दी। परिणामतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर कोलकाता का गोदाम अपने नियंत्रण में कर लिया। इस घटना से अंग्रेजों में असंतोष व्याप्त हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए नवाब का सेनापति मीर जाफर को नवाब पद का प्रलोभन दिखाया और अपने पक्ष में कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने आई, परंतु मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणामतः सिराजुद्दौला की पराजय हो गई। अंग्रेजों के समर्थन में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। आगे चलकर उसके विरोध किए जाने पर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के अवैध व्यापार की रोकथाम करने का प्रयास करते ही अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब पद प्रदान किया। बंगाल में चल रही अंग्रेजों की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए मीर कासिम, अयोध्या का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासन शाह आलम ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित अभियान चलाया और 176 ईस्वी में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी बने और इस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल के सूबे में दीवानी अर्थात राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव बंगाल में रखी गई। अब देखेंगे अंग्रेज और मैसूर का संघर्ष। मैसूर राज्य के हैदर अली ने विद्रोह करके मैसूर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का सत्तासीन बना। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे प्राणपण से युद्ध किया। अंततः 1799 में श्रीरंगपट्टन में हुए युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और इस प्रकार अंग्रेजों का मैसूर पर अधिकार हो गया। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। भारत में अपनी सत्ता को सुरक्षित करने हेतु अंग्रेज पश्चिमोत्तर सीमा की ओर मुड़े। उन्हें भय था कि रूस भारत पर अफगानिस्तान से आक्रमण करेगा। परिणामतः अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का निश्चय किया। अफगानिस्तान में जाने वाले मार्ग सिंध में से होकर जाते थे, अतः सिंध का महत्व अंग्रेजों के ध्यान में आ गया और उन्होंने सिंध को हड़प लिया। अब हम देखेंगे सिख सत्ता की पराजय। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब की सत्ता रणजीत सिंह के हाथ में थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयीन बेटा दलीप सिंह गद्दी पर बैठा। उसकी ओर से उसकी मां रानी जिंदन राज्य का प्रशासन चलाने लगी, परंतु सरदारों पर उसका अंकुश नहीं रह गया। यह अवसर पाकर अंग्रेजों ने कुछ सरदारों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया। अंग्रेज पंजाब पर आक्रमण करेंगे, ऐसी सोच सिखों की बन गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और सिख अंग्रेजों में हुए इस प्रथम युद्ध में सिखों की पराजय हुई। अंग्रेजों ने दलीप सिंह को गद्दी पर यथावत बिठाए रखा। पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और यह कुछ स्वतंत्रता प्रिय सिखों को मान्य नहीं था। मुल्तान का अधिकारी मूलराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस युद्ध में हजारों सिख सैनिक उतर आए और इस दूसरे युद्ध में भी सिख पराजित हुए। अंग्रेजों ने पंजाब देश को अपने राज्य के साथ जोड़ लिया। मराठों की सत्ता भारत में एक महत्वपूर्ण और प्रबल सत्ता थी। मराठों को पराजित कर अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में अपनी सत्ता की नींव को सुदृढ़ बनाया, इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे। अब हम देख लेते हैं स्वाध्याय के कुछ